नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट में आज तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में गुजरात सरकार से जवाब देते नहीं बना। तीस्ता की जमानत का विरोध कर रही गुजरात सरकार हर सवाल पर बिखरती नजर आई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि क्या हम आंखें बंद कर लें। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से जिस तरह से सवाल उठ रहे थे उससे साफ लगने लगा कि तीस्ता के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है वह कानून की तमाम हदों को तोड़कर किया गया है। चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि क्या गुजरात हाई कोर्ट में यही प्रथा है। उनकी बेंच इस बात से नाराज नजर आई कि एक महिला की जमानत के मामले में 6 हफ्ते बाद की सुनवाई की तारीख क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा है कि ऐसे मामलों की जानकारी दीजिए जब महिला की जमानत के मामले को 6 हफ्ते बाद टाला गया हो। अब बताना पड़ेगा कि क्या तीस्ता को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए सारा कुछ किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सवाल और कपिल सिब्बल की दलील के सामने आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सिर्फ एक ही बिंदु के सहारे टिके नजर आए कि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है, वही होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी 2 सितंबर को दोपहर 2 बजे होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से हलफनामा मांगा था। गुजरात सरकार तीस्ता की जमानत का विरोध कर रही थी। इस हलफनामे में गुजरात सरकार ने कई तरह के आरोप लगाए, मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाल भारी पड़ गए। गुजरात सरकार ने आरोप लगाया कि तीस्ता ने वरिष्ठ राजनेता के इशारे पर पैसे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रची। गुजरात सरकार ने कहा कि एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एफआईआर केवल कोर्ट के आदेशों पर ही लगती है। राज्य सरकार ने कहा कि कई सारे सबूत मिले हैं कि तीस्ता ने सबूतों को गढ़ने की कोशिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही लेकर सवाल कर दिया कि सबूत क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि तीस्ता ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश को अंजाम देकर राजनीतिक, वित्तीय और अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक कृत्य किए। गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में भी इसका जिक्र किया है। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। यह मामला गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है, जहां 19 सितंबर को सुनवाई होनी है। सुनवाई के पहले जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि मैं सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस में कुछ आरोपियों के लिए बतौर वकील पेश हो चुका हूं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो सुनवाई करेंगे। तीस्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच के समक्ष यह सुनवाई चल रही थी। तीस्ता की जमानत का विरोध करने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सामने आए और जमानत की पैरवी कपिल सिब्बल कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष नहीं सुना गया और ना ही उनसे हलफनामा मांगा गया। इन पहलुओं पर बड़े पैमाने पर सुनवाई नहीं हुई तो तीस्ता पर मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है। इस तरह से एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। हमें एफआईआर की डिटेल बतानी चाहिए। एफआईआर में नहीं बताया गया है कि दस्तावेज क्या हैं। गुजरात सरकार के हलफनामे से साफ नहीं है कि अभियुक्त ने किस तरह के सबूत गढ़े। सिब्बल ने कहा कि उनके पास सबूत गढ़ने के भी सबूत हैं, सब सरकारी एजेंसी से तस्दीक किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर एसआईटी भी बनाई गई, लेकिन एसआईटी दस्तावेजों की जांच नहीं कर रही है। सीबीआई ने भी तहलका टेप को विश्वसनीय माना था। कपिल सिब्बल ने कहा कि 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 25 जून को एफआईआर होती है। एफआईआर के बड़े हिस्से में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही फिर से लिख दिया जाता है कि लोगों को फंसाने के लिए तीस्ता ने गवाहों को पढ़ाया लिखाया और झूठे सबूत गढ़े। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो जमानत का विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तीस्ता की जमानत याचिका गुजरात हाई कोर्ट के सामने लंबित है, इसलिए हमारी आपत्ति इस याचिका के सुनवाई योग्य होने को लेकर है। तुषार मेहता ने कहा कि तीस्ता को कोई विशेष राहत देने की आवश्यकता नहीं,
इन सभी को सामान्य अभियुक्त की तरह हाईकोर्ट जाना चाहिए। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील लंबित है, तो वो सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है? सुप्रीम कोर्ट के ही कई फैसले हैं कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च अदालत की तरफ से सवाल अलग तरह की खामियों को लेकर होने लगे थे। कोर्ट ने पूछा, एक महिला की जमानत के मामले में क्या 6 हफ्ते बाद की सुनवाई की तारीख दी जाती है? ऐसा कब होता है? क्या गुजरात हाई कोर्ट की यही प्रथा है? कोर्ट के सवालों से साफ हो रहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी किस मकसद से की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि 2 महीने से तीस्ता गिरफ्तार है। पुलिस को इस दौरान क्या सामग्री मिली है, क्या सबूत मिले हैं, क्या गिरफ्तारी से पुलिस को कुछ फायदा हुआ है? एफआईआर केवल कोर्ट के आदेशों पर ही लगती है। तीस्ता पर कोई यूएपीए जैसे आरोप नहीं है जो जमानत ना दी जाए। ये साधारण आईपीसी की धाराएं हैं। ये महिला अनुकूल फैसले की हकदार है। ये सवाल बता रहे हैं कि तीस्ता को जेल में रखने के लिए जेल में रखा गया होगा। मामूली प्रक्रियाओं को लेकर किए गए सवालों के जवाब गुजरात सरकार के पास नहीं थे। 26 जून को तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्री कुमार भी गिरफ्तार हुए। चीफ जस्टिस ने गुजरात की तरफ से बहस कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि हिरासत में पहले ही पूछताछ हो चुकी है, ये तो आप भी मानते हैं। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ रही थी, चीफ जस्टिस की बेंच के सवाल सख्त होते जा रहे थे। तुषार मेहता केवल इसी बात पर विरोध करते रहे कि आप इसे गुजरात हाईकोर्ट को सुनने के लिए ही कहें, इसे विशेष मामला ना बनाएं। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने हाईकोर्ट द्वारा 6 हफ्ते का वक्त देने पर भी सवाल उठाए और कहा कि 3 अगस्त को नोटिस जारी कर 19 सितंबर को केस की सुनवाई तय की गई। क्या बेल के मामले में 6 हफ्ते का समय देना चाहिए? कोर्ट ने फिर कहा कि आपकी शिकायत में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंश हैं। 24 जून को फैसला आया, आपने 25 जून को एफआईआर की। आपने इस महिला से पुलिस हिरासत में पूछताछ भी की है। यह कोई हत्या या हत्या के प्रयास का मामला नहीं, आरोप सिर्फ जालसाजी के हैं। चीफ जस्टिस और उनकी बेंच के सवाल से गुजरात सरकार घिरती जा रही थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि बेल के मामले में क्या हाईकोर्ट को 6 हफ्ते का समय देना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जमानत को लेकर एक गंभीर टिप्पणी की और आदेश दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा, हाईकोर्ट में जमानत देने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, जबकि कानून के हिसाब से जेल अपवाद है और जमानत नियम है। जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, माना जाता है कि आरोपी निर्दोष है। किसी भी लोकतंत्र में यह धारणा नहीं बननी चाहिए कि यह पुलिस राज्य है। भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है। इनमें से अधिकांश को गिरफ्तार करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद भी राजनीतिक आधार पर गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के मामले में ही आपने देख लिया। यूपी सरकार ने 2 एसआईटी का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को रद्द कर दिया। इसके बारे में कहा जाने लगा था कि यह एसआईटी इसलिए बनाई गई है ताकि जुबैर को इस जेल से लेकर उस जेल तक घुमाते रहा जाए। आज चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि हमें यह बात चिंतित कर रही है कि एक महिला का मामला है और गुजरात हाई कोर्ट ने 6 हफ्ते बाद केस लगाया है। क्या हम आंखें बंद कर लें? अगर हम अंतरिम जमानत दे दें तो? जमानत का विरोध कर रहे सॉलिसिटर जनरल के पास यही दलील बची थी कि हाई कोर्ट को सुनने दीजिए। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। अब चलते हैं उस खबर पर जिसे लेकर कहीं कोई हलचल नहीं हुई। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। यहां 4,500 छात्र हर साल प्रवेश पाते हैं। आमतौर पर जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगस्त के आखिर से पढ़ाई शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा CUET के जरिए हो रहा है। 30 अगस्त को प्रवेश परीक्षा का आखिरी चरण पूरा हुआ। पहली परीक्षा 15 जुलाई को हुई। 1.5 महीने लग गए केवल परीक्षा के पूरे होने में। अभी नतीजे आने हैं, नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होनी है।
एक राष्ट्र एक परीक्षा टाइप के नारों की दुर्गति पर समाज चुप है। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो 15 जुलाई के बाद से पढ़ाई शुरू हो जाया करती थी। ऐसा लग रहा है कि सितंबर भी बिना पढ़ाई के बीत जाने वाला है। कोविड के कारण ऐसे ही पहले के सत्र देरी से चल रहे हैं और उसके बीच में प्रवेश की नई व्यवस्था लाद दी गई, जिसके कारण 3 महीने का नुकसान हो गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी यही हाल है। जब यह यूनिवर्सिटी अंतर्राज्यीय परीक्षा कराया करती थी तब करीब करीब 5 लाख छात्र फॉर्म भरते थे। इसके बाद भी यह यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेती थी और पढ़ाई शुरू हो जाती थी। छात्रों को छात्रावास वगैरह सब मिल जाता था, लेकिन इस साल कुछ भी नहीं हुआ है। हर साल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 16,000 छात्र दाखिला लेते हैं। इस साल दाखिला कब होगा, पढ़ाई कब शुरू होगी, किसी को पता नहीं। यहां भी कोविड के कारण सभी सत्र अनियमित हो चुके हैं। इन सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। जिस तरह के हालात हैं, लगता है नामांकन पूरे होने और पढ़ाई शुरू होते होते अक्टूबर आ जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना बिना पढ़ाई के बीतने जा रहा है। ऐसा लगता है कि देश की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। शिक्षा व्यवस्था लापता हो चुकी है। 15 लाख छात्रों ने इसके लिए फॉर्म भरे। इतनी बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या उनके परिवारों ने दिन रात इसकी चर्चा की है? कहीं लिखा पढ़ा है कि ऐसा हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोपेगेंडा ने जनता के विवेक को नष्ट कर दिया है। इसकी जवाबदेही किसकी है कि 3 महीने में परीक्षा पूरी नहीं हुई? 1.5 महीने लग गए केवल परीक्षा पूरी होने में। अभी नतीजे नहीं आए हैं, काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जब पूरी तैयारी नहीं थी तब इस साल से यह व्यवस्था क्यों थोपी गई? और तो और अखबारों को पलटिए तो नई शिक्षा नीति पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान ही ज्यादा मिलने लगे, छपने लगे। क्या इसकी जवाबदेही भी गृहमंत्री की होगी कि 3 महीने में भी इस साल प्रवेश क्यों नहीं हुआ? इस साल मार्च से अगस्त के बीच कई अखबारों में नई शिक्षा नीति को लेकर आपको गृहमंत्री अमित शाह के बयान मिल जाएंगे, जिनसे इन अखबारों ने हेडलाइन सजाई। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेरल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, अमर उजाला, न्यूज ऑन एयर। किसी में अमित शाह कहते हैं प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति में गांधी के विचारों को शामिल किया। कहीं कहते हैं मोदी सरकार कर्नाटक के लिंगायत मठ की शिक्षा को लागू कर रही है। कहीं कहते हैं क्षेत्रीय भाषाओं से शिक्षा में क्रांति आ जाएगी। कहीं कहते हैं विश्वविद्यालयों को विचारधारा की रणभूमि नहीं बनने देना चाहिए। नई शिक्षा नीति भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगी। नई शिक्षा नीति से मोदी ने रखी महान भारत की नींव। गृहमंत्री अपने मंत्रालय की रिपोर्ट पर नहीं बोलते कि 2 साल में 80,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है। उसके क्या कारण रहे होंगे, मगर शिक्षा नीति पर उनके बयान दमदार तरीके से छप रहे हैं। तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी एक विषय पर बोलने के लिए आइए, मगर मुझे एक बात अध्यक्ष जी की समझ में नहीं आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गृह मंत्री को क्यों बुलाया है बोलने के लिए। क्या गृह मंत्री के पास इतना वक्त है कि इन्हें पता नहीं होता कि शिक्षा नीति पर क्यों नहीं बुलाया गया और बोलने के लिए भोपाल चले गए? दिल्ली से चलने से पहले पता तो होगा कि नई शिक्षा नीति पर बोलने के लिए बुलाया जा रहा है। इसके ठीक 24 दिन पहले नई शिक्षा नीति के 2 साल होने के मौके पर उन्होंने दिल्ली के अंबेडकर भवन में लंबा भाषण भी दिया और वह नई शिक्षा नीति पर ही था। भोपाल में अमित शाह ने कहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति में रिसर्च पर जोर होता था। क्या अमेरिका, यूरोप की यूनिवर्सिटी में रिसर्च नाम की कोई बुलबुल चिड़िया नहीं होती थी? दुनिया की बाकी यूनिवर्सिटी रिसर्च नहीं कर रही हैं तो क्या कर रही हैं? रटे रटाए ज्ञान से मार्क्स बढ़ सकते हैं, रटे रटाए ज्ञान से नौकरी भी मिल सकती है, रटे रटाए ज्ञान से अच्छे से बनाए हुए नियमों से नौकरी कर कर आप रिटायर्ड भी हो सकते हो। मगर बड़ा बनना है तो चिंतन, तर्क, विश्लेषण, निर्णय, नीति और नीति का क्रियान्वयन, ये प्रक्रिया से हर व्यक्ति को प्रेरित होना ही पड़ता है। आज तक हमारी शिक्षा नीति के अंदर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अभी बच्चों का, और ये मैं तैयार किए हुए भाषण में नहीं था,
बच्चों ने जो मुझे नृत्य नाटिका बताई, वो देखकर मैंने कहा ये सारी चीजें हमारी शिक्षा नीति के अंदर है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। भारत के युवाओं को 21वीं सदी के विश्व के अनुरूप बनाना, विश्व के युवाओं की स्पर्धा में भारत का युवा उन्नत मस्तक के साथ खड़ा रहे, इनसे स्पर्धा करे और विजयी होकर आए, इस प्रकार के युवा बनाना इस शिक्षा नीति का हमारा उद्देश्य है। अगर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में हो, कोई उसको इसकी क्षमता को नकार नहीं सकता। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसके बीज डालने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि 20-25 साल में ये जो बीज डाले हैं वो वटवृक्ष कर न केवल भारतवर्ष, समग्र विश्व को छाया देने का काम करेगा। नई शिक्षा नीति के भाषण को गौर से सुना कीजिए। उसमें नीति कम होती है, उद्देश्य ज्यादा होता है। उन उद्देश्यों को बड़ा बताने के लिए चरित्र, चुनौती, चिंतन, निर्णय क्षमता से भाषण का पन्ना भर दिया जाता है। नई शिक्षा नीति का यह दूसरा साल है। हालत यह है कि किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नए सत्र की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। मध्य प्रदेश में यह बच्चा मां की गोद में मर गया क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर नहीं था। इस बच्चे का नाम ऋषि था। कई घंटों तक डॉक्टर का ही इंतजार होता रहा। हम सब जानते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती का सच क्या है, लेकिन इसकी जवाबदेही मंत्री नहीं लेंगे, किसी अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा। भारत के अखबारों में पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री की खबरें छपी हैं कि एक गर्भवती भारतीय महिला को इलाज नहीं मिला तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। हर दिन भारत के राज्यों से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। किसी स्वास्थ्य मंत्री को फर्क नहीं पड़ता है। कोई पहली बार नहीं है जब अनुराग द्वारी ने ऐसी रिपोर्ट भेजी है। अगर संसाधन और रिपोर्टर हों और रिपोर्टिंग की इजाजत हो मीडिया के माहौल में, तो सैकड़ों की संख्या में ऐसी खबरें हर राज्य से आने लग जाएंगी। मगर गोदी मीडिया के दौर में रिपोर्टिंग बंद हो चुकी है। अगर वीडियो वायरल होता हुआ ना पहुंचे तो ऐसी खबरें दिखनी बंद हो जाएं, बल्कि जल्दी ही बंद होने वाली हैं। ज्यादा मुद्दा बनेगा तो सरकार 10-20 एम्बुलेंस लाकर उद्घाटन कर देगी और हेडलाइन छप जाएगी। सबको पता है कि अस्पताल पहले डॉक्टर और इलाज की सुविधाओं से बनता है, एम्बुलेंस और बीमा से नहीं। लेकिन लोग हैं कि थाली बजाने के स्तर से ऊपर ही नहीं उठना चाहते। आप क्या कर लेंगे? 5 साल का मासूम कुछ दिनों पहले पैर जल गया। डॉक्टरों को लगता है सेप्टिसीमिया हो गया। गरीब माँ बाप सरकारी अस्पताल लेकर आए, घंटों बैठे रहे। माँ बार बार बेटे से उठने को बोलती, बेटा उठ जा, उठना बेटा, लेकिन वो नहीं उठा। तस्वीरें बर्गी आरोग्यम केंद्र से आई। बर्गी हॉस्पिटल सरकारी, कोई स्टाफ कोई नहीं। सब तो आप बच्चे को क्या हो गया था? बच्ची को बीमार था तो मैंने लाया, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं हुई थी। आज हो गया लेट, कल वाइफ की वो उपासना। अगले दिन ड्यूटी पर डटे डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछले दिनों वो पत्नी के व्रत की वजह से लेट हुए। बाकी स्टाफ में महिलाएं हैं, वो भी व्रत में थी। महिलाएं हैं और कल सब उपासना। हालांकि प्रशासन कह रहा है डॉक्टर साहब ने बच्चे को देखा, रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई होगी, फिर वो जांच की बात भी कर रहा है। कल 31 तारीख को सुबह 10:30 बजे उस बच्चे को जब अस्पताल लाया गया, जैसा डॉक्टर लोकेश श्रीवास्तव जो वहाँ ड्यूटी डॉक्टर थे, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनका कहना था कि वो ब्रॉड डेड लाया गया। उन्होंने उसे देखा, लेकिन निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि बच्चे की या तो रास्ते में मृत्यु हो गई लाने में, क्योंकि जैसा उसका घर बताया गया मुझे करीब 47 किलोमीटर दूर है और उसके पास चरगवा अस्पताल और भिड़की अस्पताल भी नज़दीक में था। लेकिन चूँकि मैंने अपनी एक टीम भेजी है जो CDR करने गई है, उनसे पूरे तथ्य मुझे मिल जाएंगे कि उतनी दूर उसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए मान लेते हैं प्रशासन के पास तथ्य हैं। एक तथ्य हम भी दिखाते हैं। जबलपुर जिले में शिशु रोग विशेषज्ञ के 18 स्वीकृत पद हैं, 5 भरे हैं, 13 खाली हैं। जिले में कुल सरकारी डॉक्टरों के स्वीकृत पद 278 हैं, 105 भरे हैं, 173 खाली हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के 8,717 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 4,675 भरे हैं,
4042 खाली हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 3618 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2995 पद खाली हैं, सिर्फ 623 भरे हैं। वो तब जब सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य विभाग का बजट 29% से बढ़ाकर 10,380 करोड़ रुपए किया गया है। आज लाल परेड ग्राउंड में अद्भुत दृश्य है। जहां तक देख रहे हैं, जनता से तो कई बार हमने ये मैदान भरा है, लेकिन आज एम्बुलेंस से ये मैदान भरा हुआ है। संजीवनी 108, ये मात्र एम्बुलेंस के लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं है, ये जनता की जिंदगी, बीमार जो होती है ऐसे बहनों और भाइयों की जिंदगी बचाने का महाअभियान है। सरकार हर दलील दे सकती है, लेकिन तथ्यों पर, तस्वीरों पर क्या ही कहेगी। जो दुखद हैं, शर्मनाक हैं, दलीलों से परे हैं। महामारी से पहले मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस में थे, लेकिन महामारी आई तो वो कूद कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में चले गए ताकि कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ा जा सके। महकमा वही रहा। पेशे से डॉक्टर हैं, तो हमें लगा बच्चे की मौत पर कुछ बोलेंगे, कम से कम ट्विटर पर कुछ लिखेंगे। लेकिन ट्विटर पर वो दुष्यंत कुमार के बारे में लिख रहे थे कि कैसे सरल और सहज भाषा में वो आम आदमी की पीड़ा कहते थे। सो हमें भी दुष्यंत कुमार याद आ गए। उन्होंने कभी लिखा था, आपके टुकड़ों के टुकड़े कर दिए जाएंगे, मगर आपकी ताजीम पर कोई कसर होगी नहीं। एक और बात, कल मिला नुमाइश में वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। जैसे इतना कुछ सुनने के बाद आप आज के दौर के मंत्रियों से पुर्तगाल वाली नैतिकता की उम्मीद मत कीजिएगा। जबलपुर से संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। अब आते हैं उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों के घोटाले पर। मामला जरा पेचीदा है, लेकिन ध्यान से सुनिए। हर दिन नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने जांच के लिए विशेष कार्यदल का गठन कर दिया है, लेकिन जिस स्तर का घोटाला लगता है, मांग हो रही है कि बंगाल की तरह ईडी या सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई और ईडी का इंतजार उत्तराखंड में हो रहा है, मगर दिल्ली से टीम रवाना नहीं हो रही। इस घोटाले से कोई भी विभाग नहीं बचा है। एक विभाग की भर्तियों में घोटाले की बात सामने आती है तो अगले ही दिन दूसरे विभाग की भर्तियों के घोटाले के राज खुलने लग जाते हैं। राज्य में आए दिन तमाम युवा संगठन इस घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 जून को राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने यह मुद्दा उठाया। भुवन कापड़ी ने कहा कि कई साल से वन विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, सचिवालय, ग्राम विकास, पंचायत अधिकारी जैसी भर्तियों में घोटाले चल रहे हैं। इन भर्तियों के लिए होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने का जिक्र भी उन्होंने किया और सबूत भी दिखाए। तो 2016-17 में वीडियो का एग्जाम रद्द हुआ, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया गया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, जिसमें खुला आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को भी मिला कि खुली इसमें धांधली हुई और 57 लोगों पर कार्रवाई करी। उसके बाद सहायक लेखाकार का एग्जाम हुआ, उसको रद्द किया गया। वन दरोगा का एग्जाम हुआ, वो कोर्ट में लंबित है। यूपीसीएल का अभी एग्जाम हुआ, उसको रद्द करना पड़ा। वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम हुआ, उसमें सारे लोग कोर्ट गए हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस उत्तराखंड के युवाओं को आपके संरक्षण की आवश्यकता है। उसके बाद से राज्य के अखबारों में इस घोटाले को लेकर अनेक खबरें छप चुकी हैं। सोशल मीडिया में भी यह मुद्दा छाया हुआ है। राज्य के बेरोजगार युवा संगठन इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले और उन्हें पेपर लीक होने के सबूत दिखाए, नतीजों में गड़बड़ियों के सबूत दिखाए। तब जाकर उन्होंने एसटीएफ से जांच के आदेश दिए। शुरुआती जांच में पता चला कि जो उम्मीदवार इंटरमीडिएट की परीक्षा में सिर्फ 33 अंक लेकर आया है, वही 40 दिन बाद हुई ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा में सर्वाधिक 92 अंक लाया है। इससे शक गहराया
उसका पिछला रिकॉर्ड खंगाला गया तो शक पुख्ता होता चला गया। यही नहीं, आयोग की जनरल मेरिट जो पिछले कई सालों से 80 नंबर के आसपास आती रही, उसमें इस बार 100 उम्मीदवार 80 से 90 के बीच अंक ले आए। इस मामले की जांच में बीजेपी की एक जिला पंचायत के सदस्य हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया तो मामले की कई कड़ियां खुलने लगी। हाकम सिंह के जरिए एक ऐसे नेटवर्क का पता चलता है जिसके सहारे नेता, अफसर और दलाल मिलकर सरकारी भर्तियों में घोटाला कर रहे थे। इसी हाकम सिंह का नाम 2019 में फॉरेस्ट गार्ड के इम्तिहान में ब्लूटूथ से नकल के मामले में भी आया था। ताजा मामलों में अब तक 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से कुछ कर्मचारियों ने जांच में माना कि वो खुद भी पिछले कुछ वर्षों में ऐसे ही परीक्षा घोटालों का फायदा लेकर नौकरी पर लगे हैं और फिर इस गिरोह से जुड़ गए। ऐसे में UKSSC की छवि का आलम यह है कि लोगों ने अब इस संस्था को उत्तराखंड सगे संबंधी सिलेक्शन कमीशन कहना शुरू कर दिया है। क्या? सगे संबंधी सिलेक्शन कमीशन। 2016 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती से घोटाला खुलकर सामने आता है। तब ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती की जो परीक्षाएं कराई गई उसमें 2-2 बार जांच हुई, गड़बड़ी पाई गई, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह तो और भी गंभीर मसला है कि कांग्रेस की सरकार के दौर में घोटाला हुआ और बीजेपी की सरकार में कार्रवाई नहीं हुई। क्या इसलिए नहीं हुई कि इस रास्ते बीजेपी के राज में भी घोटाले को जारी रखना था? बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौर के उस घोटाले को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? हालत यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पिछले अध्यक्ष SK राजू ने इस्तीफा देते हुए कह दिया कि पेपर लीक होना तो एक सामान्य प्रक्रिया है। नकल तो होता रहेगा, वो माफिया तो पूरा भारत में है। यूपी वगैरह में तो पता नहीं 11 बार एग्जाम कैंसिल हो गया है इस तरह का, जो लीक होने की वजह से प्रेस से भी लीक हुआ है। लीक होना तो सामान्य बात है, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ताजा भर्ती घोटाले की अब CBI जांच की मांग हो रही है, क्योंकि मामले के तार उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। ऐसा ही आरोप 2020 में बीजेपी की सरकार में सहकारिता विभाग पर भी लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने UKSSC के बजाय सैकड़ों पदों पर भर्ती का काम एक निजी एजेंसी को दे दिया। उनके मुताबिक मई-जून में भर्ती इम्तिहान हुए उत्तराखंड से दूर नोएडा में, और वो भी ऐसे समय में जब कोविड का गंभीर दौर था। आने जाने पर तमाम पाबंदियां थीं। उन भर्तियों पर UKSSC के तत्कालीन अध्यक्ष S राजू ने भी संदेह जताया और कहा कि मेरे कहने के बावजूद FIR दायर नहीं हुई। वैसे S राजू के दौर में हुई कई परीक्षाएं संदेह के घेरे में हैं। अभी आयोग के घोटाले ही सामने आ रहे थे कि विधानसभा के भीतर से भी भर्तियों के घोटाले बाहर आ गए। कांग्रेस से लेकर बीजेपी की सरकारों के दौर के स्पीकर ने कथित नियमों के नाम पर इतनी भर्तियां कर डाली हैं कि हिसाब नहीं। विधायकों की संख्या 70 है, मगर अब यहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 500 हो गई है, जबकि देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा है, जहां 403 विधायक हैं। वहां उत्तराखंड से कम कर्मचारी। पड़ोस की हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 विधायक हैं, वहां तो और भी कम है। पिछली विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल का नाम इस घोटाले में आया। इस समय अग्रवाल वित्त मंत्री बन गए हैं। आरोप है कि बिना किसी स्थापित प्रक्रिया के उन्होंने 74 भर्तियां कर डाली। उस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। रावत का कहना है कि जब उनके पास इसकी फाइल दस्तखत के लिए आई तो उन्होंने नोट में लिखा कि भर्तियां योग्यता के मुताबिक हों और लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए हों। इसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ। तब तो वित्त विभाग ने भी यह कहकर मना कर दिया कि नई भर्तियों के लिए बजट नहीं है। इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई, उनकी जगह तीरथ सिंह रावत आए और फिर कुछ ही दिन बाद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए। राज्य में मुख्यमंत्री बदलते रहे, मगर स्पीकर पिछले दरवाजे से भर्तियों को अंजाम देने में लगे रहे। उन्होंने एक नया रास्ता निकाला कि एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए इन पदों के लिए आवेदन मंगाए जाएं और स्वीकार कर लिए जाएं। यही हुआ। 54 नियुक्तियों से बात शुरू हुई और संख्या का अंत हुआ 74 पर। आरोप है कि प्राइवेट एजेंसी ने परीक्षा भी नहीं कराई। चुन चुनकर मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ में काम करने वाले लोगों के परिजनों से लेकर तमाम मंत्रियों, बीजेपी,
और आरएसएस के पदाधिकारियों और बड़े अफसरों के करीबियों को नियुक्ति दे दी गई। पत्रकारों के रिश्तेदारों के भी नाम आ रहे हैं। सोशल मीडिया में कई सूचियां घूम रही। ये लोग बिना वेतन के काम करते रहे। इस बीच बीजेपी की दोबारा सरकार आ गई और धामी ही मुख्यमंत्री बन गए। इस बार प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री बन गए। वित्त मंत्री बनने के अगले ही दिन वित्त विभाग की मूल आपत्तियों को खारिज कर इन पदों पर भर्तियों को उन्होंने मंजूरी दे दी। यानी स्पीकर रहते बैकडोर से भर्तियां करवाई गईं और वित्त मंत्री बनते ही उन पर मुहर लगा दी गई। प्रेमचंद अग्रवाल अब अपनी की गई नियुक्तियों को सही ठहराने में लगे हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के कई नेता इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये 72 लोग रखने की ऐसी क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा हमसे कई गुना बड़ी है, उनकी संख्या कार्मिकों की हमसे कम है, हमारी इतनी ज्यादा है। आपने कहा ये तदर्थ हैं, इनको पहले दिन से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। सर, ये 72 लोगों के लिए जैसे आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली? नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है। टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है। ये फाइल तो ये काफी दिन से चल रही थी और मैंने उसमें अंत में एक नोट लिखा था कि जो भी भर्तियां करनी है उनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग से कराई जाए। फिर मार्च के महीने में मैं हट गया। उसके बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये अभी जब समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि विधानसभा में भर्तियां हुई हैं और तथाकथित रूप से उसमें अपनों को नौकरियां दी गई हैं, ये मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ। गनीमत है कि यह घोटाला बिहार में नहीं हुआ, वरना जांच से पहले तेजस्वी यादव जेल में डाल दिए जाते। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पीकर रहते हुए जिस रास्ते से कथित रूप से भर्ती घोटाले को अंजाम दिया, उसी रास्ते से हरीश रावत की सरकार के वक्त विधानसभा स्पीकर रहे गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी काम किया है। जबकि प्रेमचंद अग्रवाल को पिछली भर्तियों को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। कांग्रेस के समय के स्पीकर ने तो क्लास 2 से लेकर क्लर्क तक की 154 भर्तियां बैकडोर से कर डाली। यह इतनी छोटी संख्या भी नहीं है कि स्पीकर रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल की नजर ना पड़ी हो। कांग्रेस के स्पीकर ने तो बेटे और बहू समेत कुंजवाल कुल के 8 सदस्यों को नौकरी दे दी। बेटे और बहू को क्लास 2 का अफसर बनाया। कुंजवाल ने पहले कहा कि वे इस योग्य थे कि उन्हें क्लास 2 अफसर बनाया जाए और उन्होंने अपने उसी विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल उनके पूर्ववर्ती स्पीकर करते रहे। स्थानीय अखबारों के मुताबिक अब वो कह रहे हैं कि इस मामले में वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं और इस मामले में अपने बच्चों को नौकरी देना नैतिक तौर पर गलत फैसला था। मेरे ऊपर एक आरोप ये लगा दिया गया, कल ये लगाया कि आपने अपने लड़के और अपनी बहू को लगाया है। तो मैं बताता हूँ, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने बहू और लड़कियों को लगाया है। ये प्रारंभ से परिपाटी चली है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं, उनके रिश्तेदार लगे हैं। उसमें मेरा साफ ये कहना है, मैंने 158 नियुक्तियाँ करी हैं। उसमें मैंने अपने जनपद, अपने क्षेत्र से लेकर के प्रदेश के, मतलब ऐसा क्षेत्र कोई नहीं होगा जहाँ की नियुक्तियाँ मैंने नहीं करी हों। और बहुत से नेताओं की सिफारिश पर भी मैंने नियुक्तियाँ करी हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भी काम हुआ होगा, लगे होंगे एक आध। कुछ अधिकारियों की सिफारिश पर भी मैंने लगाए हैं। इतने साल से नौकरी का मुद्दा राजनीति के केंद्र में है, फिर भी इसकी पारदर्शी व्यवस्था नहीं बन पाई। रोजगार के क्षेत्र में युवाओं की हिस्सेदारी घटती जा रही है। ऐसा लगता है कि मान लिया गया है
कि हमारे युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड मैसेज के आगे सोचना बंद कर चुके हैं। उन्हें जैसा कहा जाएगा वैसा ही करेंगे, लेकिन आप दर्शक वैसा कभी मत कीजिएगा। ब्रेक ले लीजिए।